आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। देखो, हर इंसान अलग होता है, इसलिए हर इंसान का पोर्टफोलियो भी अलग होता है। ये सब डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर इंसान की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उसके फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, उसकी एज कितनी है, उसकी प्रायोरिटीज प्लस टाइम पीरियड, कितना रिस्क लेने के लिए वो रेडी है और रिटर्न्स को लेकर उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि किसके पोर्टफोलियो में कौन सी स्कीम्स होंगी और कौन से ऑप्शन में कितने इन्वेस्टमेंट होगी। अब ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो दो दोस्त हैं, दोनों दोस्तों की एज सेम है 55 साल, लेकिन जो पहले वाला दोस्त है ना तो कोई बच्चे हैं ना उसकी वाइफ उसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लस उसके पास लाइफ टाइम पेंशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जो दूसरा दोस्त है उसके दो बच्चे हैं प्लस उसकी वाइफ उसके ऊपर डिपेंडेंट है, देन उसके पास लाइफ टाइम पेंशन जैसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अब भले ही इन दोनों दोस्तों की एज सेम है, लेकिन इन दोनों दोस्तों के जो बाकी सब फैक्टर्स हैं वो अलग हैं, तो इन दोनों का पोर्टफोलियो भी अलग होगा। पहला दोस्त जिसके पास लाइफ टाइम पेंशन की फैसिलिटी अवेलेबल है प्लस बाकी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो उसका पोर्टफोलियो अलग होगा, जबकि दूसरे दोस्त का पोर्टफोलियो अलग होगा क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं प्लस उसके पास कोई पेंशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से हमें एक ये चीज तो समझ आ गई है कि पोर्टफोलियो के मामले में कोई भी फ्री साइज या फिर वन साइज फिट ऑल सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होता। सबका पोर्टफोलियो अलग अलग होता है उनकी नीड्स के बेसिस पर। तो अब सवाल ये आता है कि हम अपने लिए पोर्टफोलियो बनाए कैसे। तो आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 6 स्टेप्स बताऊंगी। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत इजीली अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। वीडियो में मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक पोर्टफोलियो बनाकर भी दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप चाहें तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठे और हर एक स्टेप को नोट डाउन भी कर सकते हो। तो चलिए फिर सीखते हैं कि अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो हमारे माइंड में हमारा फाइनेंशियल गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई, ये मेरा गोल है, मुझे आगे चलकर फ्यूचर में ये चीज अचीव करनी है और इसके लिए मुझे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करनी है। अब ये गोल आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी। जैसे कि मान लो आपकी अभी अभी जॉब लगी है और आपने प्लान किया है कि आप आगे चलकर कोई बाइक या गाड़ी खरीदोगे, तो ये आपका एक शॉर्ट टर्म गोल है। या फिर अगर आपको घूमने का शौक है तो आपने प्लान किया है कि आप ये जगह घूमोगे इंडिया में या बाहर कहीं भी आप ट्रेवलिंग करोगे, तो ये सब आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। ऐसे ही अगर आपने घर खरीदने का प्लान किया है या फिर आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए सेविंग्स करनी है या फिर आगे चलकर आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो ये सब जो गोल्स हैं ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के अंडर आते हैं। अब इसी तरह से आपको भी अपना एक गोल सेट करना है और उस गोल को ध्यान में रखकर ही आपको अपना पोर्टफोलियो रेडी करना है। अब आपका गोल शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, उसी हिसाब से आपको आगे चलकर म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी सिलेक्ट करनी है। अब जैसा कि मैंने आप सबको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप सबको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाकर भी दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पर मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि जो मेरा गोल है ना वो ये है कि भाई आगे आने वाले कुछ सालों में मुझे अपना खुद का घर लेना है। तो अब जब हमारा इन्वेस्टमेंट गोल फाइनल है तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। स्टेप नंबर 2, टाइम होराइजन। अब इस स्टेप में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपना ये गोल कितने टाइम पीरियड में अचीव करना है। अगर आपके माइंड में ये गोल अचीव करने के लिए एक टाइम फ्रेम होगा तो आप इजीली ये प्लान कर सकते हो कि भाई आपको हर महीने कितनी सेविंग्स करनी है और फिर उस सेविंग्स को कहाँ इन्वेस्ट करके कितने % रिटर्न्स जनरेट करने हैं, ताकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपके पास वो इतना अमाउंट इकट्ठा हो जाए उस गोल को अचीव करने के लिए। तो अब अगर मैं अपना घर वाला एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू करूं तो इस स्टेप में मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे कितने सालों के अंदर अंदर अपना खुद का एक घर लेना है। तो मैं अब ये मानकर चल रही हूँ कि आज के दिन मेरी एज है 30 साल और मुझे आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर अपना खुद का घर लेना है। तो अब मेरा फाइनेंशियल गोल भी सेट है कि मुझे एक घर लेना है अपना, कितने टाइम पीरियड में लेना है, आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर। तो अब चलते हैं हम पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमारे थर्ड स्टेप पे, एसेट एलोकेशन एंड रिस्क प्रेफरेंसेस। अब इस स्टेप में आपको ये डिसाइड करना है कि आप कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, कि भाई डेट में कितना इन्वेस्ट करोगे या फिर इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करोगे या फिर बाकी ऑप्शंस में कितना अपना जो पैसा है आप वो एलोकेट करोगे। और ये चीज इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका गोल शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म।
अब अगर आपका ये गोल शॉर्ट टर्म है जो अभी विद इन 1 ईयर आपको अचीव करना है, या फिर आपको कोई अपनी इमीडिएट नीड्स को फुलफिल करना है, तो आई वुड सजेस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, आप अपनी सेविंग्स को आरडी या फिर एफडी में ही रखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में रिस्क ज्यादा होता है। हो सकता है जिस 1 साल के लिए आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया मार्केट में, अगर उसी 1 साल में मार्केट गिर गई तो आपका पैसा बढ़ने की बजाय कम हो सकता है। अब एफडी और आरडी में आपको इंटरेस्ट भले ही कम मिले मार्केट के कंपैरिजन में, लेकिन हाँ, इतनी श्योरिटी है कि आपका पैसा 110% बिल्कुल सेफ रहेगा। और मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में हमें अपने पैसों की सेफ्टी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि रिटर्न्स के पीछे भागना चाहिए। अब अगर आपको अपना ये गोल विद इन 3 इयर्स अचीव करना है, तो आप 80% अमाउंट डेट में और बाकी का बचा हुआ 20% अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। 5 साल के गोल के लिए आपको 50-50 रेशियो रखना है, यानी कि 50% डेट में और बाकी का 50% इक्विटी में। अब अगर आपको अपना ये गोल विद इन 7 इयर्स अचीव करना है, तो डेट का परसेंटेज और कम करो और इक्विटी का बढ़ा दो। तो डेट में हम डालेंगे 20% और इक्विटी में 80% अमाउंट। और अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, यानी कि आपको अपना ये गोल 10 साल या उससे ज्यादा टाइम पीरियड में अचीव करना है, तो आई वुड से गो फॉर 100% इक्विटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम एक तो रिस्क ले सकते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म में हमें मार्केट से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए 100% डेट, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए 100% इक्विटी, और मीडियम टर्म गोल्स के लिए अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। अब मेरा जो गोल था वो था कि मुझे 10 साल के अंदर अंदर अपना खुद का एक घर लेना है। अब ये गोल लॉन्ग टर्म है, तो आई वुड गो फॉर 100% इक्विटी ऑप्शन, यानी कि मैं अपना सारा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगी। तो चलो फिर अब इस गोल को अचीव करने के लिए मैं आपको एक पोर्टफोलियो बनाकर दिखाती हूँ। अब जो घर मुझे लेना है ना, वो आज के दिन 50-60 लाख का पड़ रहा है, और मैं मान कर चल रही हूँ कि इन्फ्लेशन की वजह से आने वाले 10 सालों में उस घर की कीमत डबल हो जाएगी, तो वो मुझे पड़ेगा 1.2 करोड़ का। अब इस घर को खरीदने के लिए मैं 50% तो डाउन पेमेंट करूंगी, और बाकी के 50% अमाउंट के लिए मैं बैंक लोन लूंगी। तो अब 50% डाउन पेमेंट करने के लिए मुझे आने वाले 10 साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 60 लाख का म्यूचुअल फंड कॉर्पस बिल्ड करना है। अब इसके लिए अगर मैं आने वाले 10 सालों के लिए 15,000 रुपए की एक एसआईपी शुरू करूं हर महीने, जो मुझे 14% का रिटर्न दे। 14% इसलिए क्योंकि निफ्टी 50 ने पिछले 10 सालों में 14% के रिटर्न दिए हैं। और इस एसआईपी को मैं हर साल 10% से स्टेप अप करूं। स्टेप अप का मतलब है कि हर साल मैं अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाऊंगी। तो 10 साल के बाद मेरे पास 56,24,664 रुपए होंगे। और इसके अलावा मेरे पास आज के दिन अभी लमसम 2 लाख रुपए और हैं, तो वो भी मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगी। तो ये 2 लाख रुपए 10 साल बाद बढ़कर हो जाएंगे 6,78,913 रुपए। तो अब 10 साल के बाद मेरे पास जो टोटल अमाउंट होगा ना, वो होगा 63,03,577 रुपए। तो अब ये 50% अमाउंट डाउन पेमेंट के लिए मेरा म्यूचुअल फंड से इकट्ठा हो गया, और बाकी के 50% के लिए मैं बैंक से लोन लूंगी। तो अब अगर मैं चीजों को थोड़ा रिकैप करूं, तो मैं टोटल 3 स्टेप्स कवर कर चुकी हूँ। पहले स्टेप में मैंने अपना गोल डिसाइड किया कि मुझे खुद का घर लेना है। देन मैंने टाइम पीरियड डिसाइड किया कि मुझे 10 सालों के अंदर अंदर उस घर को लेना है। फिर उसके बाद मैंने एसेट एलोकेशन डिसाइड किया कि लॉन्ग टर्म गोल है, तो मैं 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगी। प्लस मैंने अमाउंट भी डिसाइड किया कि भाई मुझे इतना अमाउंट इकट्ठा करना है इतने टाइम पीरियड में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप नंबर 4, विच ऑप्शन टू चूज। डायरेक्ट और रेगुलर में से कौन सा ऑप्शन चूज करें, और ग्रोथ और डिविडेंड में से कौन सी स्कीम चूज करें, अब हमें ये डिसाइड करना है। अब इस स्टेप के लिए आपको हमेशा ये एक गोल्डन रूल ध्यान रखना है, ऑलवेज एंड ऑलवेज गो फॉर डायरेक्ट प्लस ग्रोथ ऑप्शन। डायरेक्ट ऑप्शन इसलिए क्योंकि इसमें आपको ब्रोकर को कोई भी कमीशन नहीं देना होता, और इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। और ग्रोथ ऑप्शन इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपका सारा का सारा प्रॉफिट वापस से स्कीम में री इन्वेस्ट होता रहता है, एंड यू गेट द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और रही बात डिविडेंड ऑप्शन की, तो डिविडेंड ऑप्शन आप तभी चूज करो जब या तो आप रिटायर हो चुके हो और आपको हर महीने एक रेगुलर इनकम चाहिए, या फिर आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मेन गोल ही यही है कि आपको मंथली एक पैसिव इनकम मिलती रहे वहां से। इन 2 केसेस में ही आप डिविडेंड ऑप्शन को चूज करो, वरना हमेशा गो फॉर ग्रोथ ऑप्शन, क्योंकि ग्रोथ ऑप्शन में आपकी वेल्थ
ज्यादा जल्दी ग्रो होती है, प्लस आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, आपके प्रॉफिट री इन्वेस्ट होते रहते हैं, आपको हायर एनएवी का फायदा मिलता है। तो अब इन 4 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमारा सब सेट है, हमारा गोल डिसाइडेड है कि हमें घर लेना है, कितने टाइम पीरियड में लेना है, 10 सालों के अंदर अंदर लेना है, कितना अमाउंट चाहिए और कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है वो भी डिसाइडेड है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना है 100% ऑफ द अमाउंट। देन हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है ये भी हमने डिसाइड कर लिया कि हमें डायरेक्ट प्लस ग्रोथ ऑप्शन चूज करना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम हमें चूज करनी है। अब यहाँ पर मोस्टली लोग क्या करते हैं ना कि उस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव सजेस्ट करता है, या फिर जिस स्कीम ने पिछले साल में सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए होते हैं उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है अपना पोर्टफोलियो बनाते वक्त। देखो, जरूरी नहीं कि एक स्कीम जिसने पिछले साल सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं वो नेक्स्ट ईयर भी उतने ही अच्छे रिटर्न्स दे। जरूरी तो नहीं कि पिछले साल मार्केट ने जिस हिसाब से परफॉर्म किया है अगले साल भी मार्केट उसी हिसाब से चलेगी, वही रिटर्न्स मिलेंगे, नहीं। तो हमें सिर्फ लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखते हुए स्कीम चूज नहीं करनी है, बल्कि हमें वो स्कीम चूज करनी है जिसने पिछले 5 से 10 सालों में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। हमें वो स्कीम चूज करनी है जिसने अपने रिस्क को मैनेज करते हुए अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। हमें सभी अवेलेबल स्कीम्स को आपस में अच्छे से कंपेयर करना है, उनके डिफरेंट पैरामीटर्स को कंपेयर करना है और फिर उनमें से बेस्ट स्कीम को चूज करना है। अब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम स्कीम्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम उनके लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर रिटर्न्स को देख सकते हैं। देन उनका AUM, एक्सपेंस रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, उनकी रोलिंग रिटर्न्स, देन उन्होंने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया, अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया। इन सभी फैक्टर्स को हमें अच्छे से एनालाइज करना है, सभी स्कीम्स को आपस में कंपेयर करना है, फिर उसमें से जिस स्कीम ने सबसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया हमें उस स्कीम को सिलेक्ट करना है, अपने रिस्क एपेटाइट, अपने टाइम पीरियड और अपने इन्वेस्टमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए। हमें वो स्कीम एंड में सिलेक्ट करनी है जो हमारे इन सभी पैरामीटर्स में फिट बैठे। बेस्ट फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स फॉर 2024 पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद वो वीडियोस भी देख सकते हो। अब इतनी सारी स्कीम्स को और इतने सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर कंपेयर करना एक मुश्किल और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जो मैंने ये बेस्ट फंड्स की वीडियोस अपलोड की हैं, इसमें मैंने बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन की हैं और बताया है कि कैसे हम स्कीम्स को आपस में कंपेयर करते हैं। तो इन वीडियोस को देखने के बाद आप इजीली खुद से स्कीम्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो और फिर अपने लिए बेस्ट सुटेबल स्कीम को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस स्टेप के लिए फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि आपको स्कीम्स को कंपेयर करना है और अपने लिए बेस्ट स्कीम को सिलेक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने लिए 2 या 2 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सिलेक्ट करो तो आपको ध्यान रखना है कि उन स्कीम्स में आपस में ओवरलैप ना हो। यहाँ पर ओवरलैप का मतलब ये है कि उन दोनों ही स्कीम्स ने सेम कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया हो, अदरवाइज आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए आप ओवरलैपिंग कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो। इस कैलकुलेटर से आपको पता लगेगा कि आपकी दो स्कीम्स कितना परसेंट ओवरलैप करती हैं। और तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा स्कीम्स नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 4 to 5 स्कीम्स आर मोर देन सफिशिएंट। अब आता है हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप, मॉनिटर योर पोर्टफोलियो ईदर एवरी 6 months और ऑन ईयरली बेसिस डिपेंडिंग अपॉन टाइम पीरियड ऑफ योर गोल। इस स्टेप में हमें हर 6 महीने में या फिर साल भर में अपने इन स्कीम्स को ट्रैक करते रहना है कि किस स्कीम ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। कोई स्कीम अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उसमें से कब एग्जिट करना है, कब स्कीम्स को शफल करना है, इन सब चीजों पर हमें नजर रखनी है और टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो में रिक्वायर्ड चेंजेस करते रहने हैं। और हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंस बहुत जरूरी है। कोई भी चीज रातों रात नहीं होती, रातों रात हमें अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते। इट टेक्स टाइम टू ग्रो योर मनी। तो थोड़ा पेशेंस रखो और हो सके तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। तो ये थे टोटल 6 स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप इजीली अपने लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हो। फर्स्ट स्टेप में आपको अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको टाइम पीरियड डिसाइड करना है उस गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको एसेट एलोकेशन डिसाइड करना है कि डेट में कितना इन्वेस्ट करना है और इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है, प्लस आपको कितना रिस्क लेना है। देन फोर्थ स्टेप में आपको ऑप्शन चूज करना है, डायरेक्ट और रेगुलर में से एक, और ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन में से एक चूज करना है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में आपको अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को चूज करना है
और देन एंड में लास्ट स्टेप में आपको टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करते रहना है। आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने व्यूज को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।